नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या चीन की सस्ती और घटिया वैक्सीन ने मारा हमारी मुर्गियों को? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं वो पूरी खबर आपको बताते हैं। क्या चीन की सस्ती और घटिया वैक्सीन ने हमारी मुर्गियों को मारा? बर्ड फ्लू के शोर शराबे के बीच गाजीपुर मंडी खोलने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने दिए मंडी खोलने के आदेश क्योंकि पोल्ट्री बाजार के लिए गए नमूनों का टेस्ट निगेटिव आ गया है। फिर आखिर क्या था इतनी मुर्गियों की मौत का कारण? असल वजह इसके पीछे क्या रही? इसको लेकर भी सवाल है। हरियाणा के हिसार में मुर्गियों की मौत का कारण बताया जा रहा एवियन इन्फ्लुएंजा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन मुर्गियों की मौत का कारण हो सकता गलत वैक्सीनेशन। 10,000 मुर्गियों के वैक्सीनेशन पर आता है 6.5 लाख का खर्च। सूत्रों के अनुसार मुर्गी पालकों ने कम लागत के चक्कर में चीन से खरीदी सस्ती स्मगल वैक्सीन। संभवतः हिसार में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत का यही कारण रहा है। ये कहा भी जा रहा है, कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बर्ड फ्लू के फैलने के पीछे की वजह क्या रही या फिर मुर्गियों के मरने के पीछे की असल वजह क्या रही है। साफ तौर से सवाल चीन पर ही दागा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि क्या उसी की वजह से एक बार फिर से ये तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कोरोना के बाद। प्रदेश में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत के मामले बढ़े हैं। आज प्रदेश भर में 215 मृत पक्षी मिले। एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत के मसले बढ़े हैं। आज प्रदेश भर में 215 मृत पक्षी मिले। 141 कौवे, 10 मोर, 30 कबूतर और 34 अन्य पक्षी मृत मिले हैं। अब तक कुल 5,130 पक्षी मृत पाए गए। इनमें से 3,636 कौवे हैं, 271 मोर हैं, 397 कबूतर और 826 अन्य पक्षी मृत मिले हैं। और 27 जिलों से 266 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और अब तक कुल 17 जिलों के 67 सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव मिले हैं। आज भीलवाड़ा के पक्षियों का एक सैंपल पाया गया बर्ड फ्लू पॉजिटिव और वहीं बाड़मेर और साथ ही अलवर के पक्षियों के सैंपल पाए गए नेगेटिव। लगातार हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद ये की जा रही है कि ये परेशानी कम होगी, लेकिन आज की जो तस्वीर उभर कर सामने आई वाकई में चिंताजनक है। भरतपुर में हुई शराब दुकानतिका का पूरा मसला है। आज से पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ 15 दिवसीय संयुक्त विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भरतपुर में हुई शराब दुकानतिका का पूरा ये मसला, आज से पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ 15 दिवसीय संयुक्त विशेष अभियान। कलेक्टर, एसपी और जिला आबकारी अधिकारी बैठक कर बनाएंगे विशेष कार्य योजना। रणनीति बनाई जाएगी कैसे आगे बढ़ना है। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए आबकारी मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में बनेगी मॉनिटरिंग सेल और शराब में मिक्सिंग करने वाले लाइसेंसियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। हाईवे पर बने ढाबों की नियमित रूप से चेकिंग की जाएगी, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। हाईवे से गुजरने वाले स्प्रिट टैंकर्स की भी नियमित जांच होगी और साथ ही कलेक्टर, संभागीय आयुक्तों को करनी होगी इस अभियान की मॉनिटरिंग। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जारी किया आदेश। अब किसी की खैर नहीं है, जो मिलावट करते हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई होगी, आयुक्तों को इस पर मॉनिटरिंग करनी होगी, पूरे अभियान को आगे बढ़ाना होगा और कोई भी भूल चूक ना हो, कोई लापरवाही निकल कर सामने ना आए, इसकी भी जिम्मेदारी अधिकारियों को लेनी होगी। अगर अधिकारी स्तर पर भी लापरवाही होती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब सैटरडे का सियासी गपशप क्या है वो आपको बताते हैं। हाथ का दामन थामा, हाथी का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, हाथ का दामन तो थाम लिया लेकिन हाथी का साथ नहीं छोड़ा। ये हम क्यों कह रहे हैं वो खबर भी आपको समझाते हैं। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों का यही हाल है। जी हाँ, बीएसपी में शामिल तो हो गए कांग्रेस में, लेकिन अभी भी हाथी का साथ नहीं छोड़ा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। मायावती के जन्मदिन पर इनकी पुरानी आस्था सामने आ गई है। कहीं फिर उधर जाना ना पड़ जाए, इसलिए अभी से तैयारी। कहा तो ये भी जा रहा है कि लखनऊ तक उपहार भी पहुंचाए गए। बधाई देने में आलोचना करने वाले राजेंद्र गुढ़ा भी सामने आ रहे हैं, आगे आए हैं। लाखन सिंह, दीपचंद खेरिया, संदीप यादव ने भी बधाई दी है। हाथ का दामन थाम लिया लेकिन हाथी को छोड़ा नहीं है क्या पूरी तरीके से? ये सवाल भी इसलिए है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए जो विधायक हैं उन्होंने उपहार भेजा है लखनऊ तक, उपहार वहां तक पहुंचा भी है। ये भी खबरें सियासी गलियारों में हैं और सैटरडे का सियासी गपशप आज दिन भर का यही रहा कि अभी भी मोह लगाव है बीएसपी की तरफ उन हाथ में शामिल हुए तमाम विधायकों का। उनमें कौन कौन से नाम है वो भी आप समझिए। राजेंद्र गुढ़ा साहब हैं, वो लगातार आलोचना करते रहे बीएसपी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। लाखन सिंह है, दीपचंद खेरिया, संदीप यादव। सैटरडे का सियासी गपशप नंबर 2 अब क्या है वो भी आपको बताते हैं कि निकाय चुनाव से रोचक खबर निकलकर सामने आई है। सैटरडे सियासी गपशप निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है, रोचक खबर है। निकाय के चुनाव में थर्ड फ्रंट, जी हाँ, थर्ड फ्रंट ने खड़ी कर दी है मुश्किलें। अभी थर्ड फ्रंट में कौन कौन शामिल है, कैसे मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं, वो डिटेल्स भी लगातार सामने आएंगी।
विधायक से अदावत के कारण हुआ थर्ड फ्रंट का जन्म। अब थर्ड फ्रंट आखिर कैसे पनपा, इसको लेकर भी जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि विधायक से अदावत की वजह से, अदावत के कारण ही थर्ड फ्रंट का जन्म हुआ है। अब ये थर्ड फ्रंट किस तरीके से मुश्किलें क्रिएट कर सकता है, मुश्किल सामने लेकर आ सकता है पार्टियों के लिए, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये रोचक खबर भी है। सुजानगढ़ में बीजेपी कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होना है। जी हाँ, सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी साथ में सत्तासीन कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होगा। ये हम क्यों कह रहे, पूरी खबर समझिए। नगर पालिका के बाद होने हैं विधानसभा के उपचुनाव, पहले नगर पालिका उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 19 जनवरी को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सुजानगढ़ में जाएंगे और सालासर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ही इस पूजा अर्चना के बाद वो श्री गणेश दौरे का करेंगे। सुजानगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा, वहां पर कार्यकर्ताओं से भी वो जुड़ेंगे, पहले नगर पालिका के लिए, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं। अब दोनों ही पार्टियों के लिए, वो कांग्रेस पार्टी हो सत्तासीन राजस्थान में या फिर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दोनों का लिटमस टेस्ट क्यों होगा वो भी आपको समझना होगा। टक्कर जबरदस्त की होगी, कार्यकर्ताओं से संवाद भी होगा, सम्मेलन भी वहां पर करेंगे सतीश पूनिया। अब फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको बताते हैं विस्तार से। फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव स्टोरी क्या है वो आपको जाननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए पावर सेंटर का उदय हुआ है। जी हाँ, यूपी की राजनीति में, यूपी की सियासत में एक नए पावर सेंटर का उदय हुआ। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते हैं। योगी और सुनील बंसल के बाद ए के शर्मा का उदय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ए के शर्मा की कराई राजनीति में एंट्री और गुजरात कैडर के IAS अफसर रहे हैं ए के शर्मा और मोदी के विश्वस्तों में होती है ए के शर्मा की गिनती, सबसे आगे वो माने जाते हैं। 13 वर्षों तक मोदी के साथ CMO में रहे शर्मा। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते ही मोदी उन्हें ले गए अपने साथ PMO में और मोदी के बाद PMO में आने वाले पहले व्यक्ति थे शर्मा। लगभग 9 महीने पहले PMO से शर्मा का हुआ था तबादला। मोदी ने उन्हें सौंपी थी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की जिम्मेदारी। अभी शर्मा के रिटायरमेंट के 2 साल बाकी थे, लेकिन अचानक मोदी ने उन्हें लिया उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारने का फैसला। अब इसके पीछे के असल मायने क्या है, इसको लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। और फिर 11 जनवरी को ए के शर्मा ने ले लिया VRS। शर्मा का VRS हुआ 24 घंटे में ही मंजूर और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त पर शर्मा ने ग्रहण कर ली भाजपा की सदस्यता। और ठीक एक दिन बाद 15 तारीख को ही शर्मा की MLC उम्मीदवारी की घोषणा हुई और इस तरह शर्मा का मंत्रिमंडल में आने का रास्ता साफ हो गया। और ज्यादा संभावना है कि शर्मा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ज्यादा संभावना ये है शर्मा के उप मुख्यमंत्री बनने की, या फिर उन्हें सौंपी जाएगी कोई दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी। इसको लेकर भी कई प्रयास लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार अब योगी टीम में अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल के साथ ही शामिल हो जाएंगे ए के शर्मा। दूसरी ओर ए के शर्मा की राजनीति में एंट्री से लखनऊ ब्यूरोक्रेसी में भी चर्चा है। यूपी में गुजरात के कैलाश नाथन साबित हो सकते हैं ए के शर्मा, ये भी कहा जा रहा है। जैसे गुजरात CMO में लगातार एक्सटेंशन के चलते कैलाश नाथन कर रहे मोदी के विश्वस्त अफसर के तौर पर काम, ठीक वैसे ही ए के शर्मा उत्तर प्रदेश में योगी के साथ मिलकर लागू करेंगे मोदी का मैंडेट। और 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में लागू करेंगे मोदी का मैंडेट। लेकिन इसके साथ ही योगी कैंप में शर्मा के भावी रोल को लेकर उत्सुकता है सभी के भीतर। अलबत्ता योगी की सहमति से मोदी और शाह ने शर्मा को भेजा है यूपी। और कुल मिलाकर इसका सार आप समझिए, कुल मिलाकर इस प्रकार अब शर्मा हो सकते हैं यूपी में मोदी और शाह का रिमोट कंट्रोल। जानकार सूत्रों ने इस नियुक्ति का बताया एक और कारण भी। 2021 और 2022 में यूपी समेत देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाव में मोदी और शाह के बाद योगी होंगे भाजपा का चेहरा और पूरे देश में भाजपा करवाएगी उनकी चुनावी सभाएं। ऐसे में प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मोदी, शाह, योगी ने मिलकर शर्मा का चयन किया है। लेकिन शर्मा के एग्जैक्ट रोल का पता चलेगा केवल कुछ दिनों बाद ही। तब तक एवरीबडी इन लखनऊ पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी इज कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे राहुल गांधी। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं वो खबर भी आपको पूरी समझाते हैं विस्तार से। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उभरे। धीरे धीरे राहुल को मिल रहा क्षेत्रीय दलों का समर्थन। कहां पर किसका समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है हर गुजरते दिन के साथ ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है वो भी आप समझिए। शरद यादव हो, येचुरी राजा हो, तेजस्वी हो, स्टालिन हो, अखिलेश यादव हो, सभी का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। और साथ ही शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र में राहुल की खुलकर प्रशंसा की है, तारीफ की है, सराहना की है। ऐसे में विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन सकते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण राहुल की वैचारिक लाइन है।
राइट विंग के विचारधारा के दलों के साथ नहीं होगा कांग्रेस का संबंध। वहीं मोदी को हर मोर्चे पर घेरने वाले देश के एकमात्र नेता भी है राहुल। हालांकि विपक्ष के नेता के तौर पर एक नाम और चर्चा में है और वो नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल या ममता में से कोई एक हो सकता विपक्ष का चेहरा। अब इन दोनों में से कौन विपक्ष का नेता होगा, चेहरा होगा, इसको लेकर भी कई कयास है। क्या कर्नाटक में येदियुरप्पा को फ्री हैंड है? ये हम क्यों कह रहे हैं, ये खबर भी आपको समझाते हैं। क्या कर्नाटक में येदियुरप्पा को फ्री हैंड दे दिया गया, खुली छूट दे दी गई है, आजादी पूरी दे दी गई है? सरकार का विस्तार किया अपनी शर्तों पर ही। सरकार का जो विस्तार हुआ अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उसमें अपनी शर्तों को ही लागू किया है। साथ ही नए मुख्यमंत्री बनने की सभी संभावनाओं पर भी विराम लगा दिया, उन सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया। लिंगायत वोट बैंक में पकड़ मजबूती के कारण अलकमान भी संतुष्ट है। 34 मेंबर्स के मंत्रिमंडल में 1/3 मंत्री अकेले लिंगायत समुदाय से हैं। येदियुरप्पा ने तमाम प्रेशर के बावजूद विरोधियों को सरकार में जगह नहीं दी गई, तमाम प्रेशर के बावजूद भी। और बासवन्ना गौड़ा पाटिल, अरविंद बेलाड, सतीश रेड्डी, जी थिप्पा रेड्डी आदि को रखा दूर। और विरोध के बावजूद येदियुरप्पा ने अपने वोट बैंक से जुड़े लोगों को ही मंत्री बनाया। इसको लेकर ही कहा यह जा रहा है कि क्या कर्नाटक में येदियुरप्पा को पूरी छूट दे दी गई है, कोई इनको बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी विस्तार जो हुआ था उनमें साफ तौर से यही दिखाई दिया। भाजपा जेडीयू के रिश्तों में क्यों आ रही है खटास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के रिश्तों में खटास आखिर क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल। बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन को किसकी नजर लगी है या फिर लग रही है? दोनों पार्टियों में ताजा विवाद गृह विभाग को लेकर उभरा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग भी अपने पास रखना चाहते हैं, जबकि भाजपा नेता चाहते हैं कि गृह विभाग उनको दिया जाए। ऐसे में राज्य में हो रही छोटी बड़ी घटना को लेकर विपक्षी पार्टी से ज्यादा आक्रामक। हाल ही में पटना के एयरपोर्ट मैनेजर की गोली मारकर हत्या बना विवाद की जड़ और सीधे ही मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर साध रहे निशाना। अब आखिर ये विवाद, ये जो खटास है वो कहां जाकर रुकेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार तमाम बयानबाजियां भी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर जेडीयू की तरफ से तमाम नेता हो। राजस्थान में वैक्सीनेशन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर और खुश खबरी आपको बताते हैं। प्रदेश में पहले दिन करीब 74% लाभार्थियों को टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया राजस्थान में अपने प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो पूरी खबर, सबसे बड़ी खबर आज दिन भर की आपको बताते हैं कि प्रदेश में पहले फेज के पहले दिन करीब 74% लाभार्थियों को टीका लगा। सभी 33 जिलों के लिए कुल 16,613 हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड थे। इनमें से 12,258 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगा, वैक्सीन लगा। अजमेर में 700, अलवर में 670, बांसवाड़ा में 371, बारा में 242, बाड़मेर में 214। अलग अलग जगहों का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। भरतपुर में 218, भीलवाड़ा में 527, बीकानेर में 191, बूंदी में 300, चित्तौड़गढ़ में 302, साथ में चूरू में 237, दौसा में 205, धौलपुर में 270, डूंगरपुर में 372, गंगानगर में 329, हनुमानगढ़ में 285, जयपुर में 1303, जैसलमेर में 108, जालोर में 293, झालावाड़ में 257। इसके अलावा झुंझुनू में 229, जोधपुर में 908, करौली में 355, कोटा में 372, नागौर में 534, पाली में 426, प्रतापगढ़ में 157, राजसमंद में 290, सवाईमाधोपुर में 200, सीकर में 242, सिरोही में 197, टोंक में 202 और उदयपुर में 762 हेल्थ वर्कर्स ने टीका लगाया, उनको टीका लगाया गया। इस दरमियान इक्का दुक्का जगह वैक्सीन का सामने आया माइनर एडवर्स इफेक्ट। और इसी पर मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। दिन भर क्या कुछ हाल रहा, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन देश के साथ साथ प्रदेश के लिए भी। विकास, दिन भर टोटल में बात करूं या फिर कुल आंकड़ा में चाहूं आपसे, तो कितने हेल्थ वर्कर्स को आज वैक्सीन लगाया गया, वो जरा बताएं विस्तार से, और कितना खास रहा आज का पूरा दिन? देखिए, आज का दिन राजस्थान में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। आज का दिन सभी हेल्थ वॉरियर के लिहाज से बहुत ही बड़ा दिन था। पहले दिन जो वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत हुई इससे एक दिन पहले हालांकि तकनीकी कारणों से बड़ी दिक्कतें आई थी, ऐप में दिक्कतें आई थी, कोविन सॉफ्टवेयर की जो डेटा एनालिसिस जो किया जाना था इससे, और ऑनलाइन मैसेज की जो प्रदान की जानी थी उसमें कई दिक्कतें आई थी। लेकिन उसके बावजूद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिला करके राजस्थान में पहले दिन 74% लाभार्थियों को टीका लगाया गया, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा। शुरुआत का पहला दिन था, कई दिक्कतें आई, कई सेंटरों पे और नेट की दिक्कत थी, कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, 50 और भी अन्य दिक्कतें थी। लेकिन उसके बावजूद जो हेल्थ वर्कर्स है उन्होंने भारत सरकार, राजस्थान सरकार पर विश्वास जताया और पहले ही दिन जिन लोगों को रजिस्टर किया था उनके अलावा कई ऐसे भी लोग थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर उन्होंने टीका जो है वो लगाया। हम राजस्थान की बात करें, 33 जिलों के अंदर कुल 167 साइटें जो है आज रन की गई, जिसमें 16,613 लोग रजिस्टर्ड थे
और उनमें से 12,258 लोगों ने टीका लगाया। सबसे बड़ा जो डेटा था वो जयपुर शहर में, जहाँ पे 21 साइटें संचालित की गई थी और 1303 लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन जो लगाया है। हालांकि इस दौरान अलवर के अंदर और साथ में एक दो और जिले थे जहाँ पर एडवर्स दिक्कतें जो है वो देखी गई। कुछ जो हेल्थ वॉरियर्स है उनमें हल्का बुखार और कह सकते हैं घबराहट, सिर दर्द, इस तरह की दिक्कतें आई, लेकिन कुछ ही देर बाद में वो सामान्य स्थिति में हो गए। यानी कुल मिला की बात करें, पहला दिन सफल दिन रहा अभियान के लिहाज से भी, कोरोना हेल्थ वॉरियर के लिहाज से भी, और सरकार के जो प्रयास थे अब तक, क्योंकि सबके प्रयास थे कि कोल्ड स्टोरेज चेन जो है वो मेंटेन की जाए, साथ में वैक्सीन जो है सीधे सेंटर तक पहुंचे, प्रॉपर बेनिफिशियरी को वो चीज लगे और उसका डेटा एनालिसिस जो है वो तत्काल प्रभाव से मिले। ये पूरा एक सिस्टम चेन डेवलप करनी थी और वो वास्तव में राजस्थान उस लिहाज से पूरी तरह से सफल साबित हुआ है। आज के काम को देखते हुए कुल 74% लाभार्थियों को आज टीका लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, पहले फेज के पहले दिन के लिए जो लक्ष्य रखा गया था, जो टारगेट रखा गया था, उसके करीब राजस्थान पहुंचा। ये खुशी की बात है, राहत की बात है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरास। प्रथम फेज के लिए 8 करोड़ 40 लाख मंजूर किए गहलोत ने। साथ में परियोजना की कुल लागत राशि 16 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक है। गृह विभाग एवं वित्त विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी दे दी गई है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति प्रमुख शासन सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित होगी और संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित होंगी। सभी को इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी, जो सीएम उस पर लगातार आगे फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी अतिरिक्त राशि के प्रावधान को मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अतिरिक्त राशि के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग की फाइल पर मुहर लगाई गहलोत ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड कंपोनेंट का मामला ये है। 109 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है और इस राशि में 65 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए केंद्रीय अंश है और 43 करोड़ 90 लाख 40 हजार रुपए राज्यांश के शामिल है। अब इसको भी मंजूरी मिल गई है। इसमें किस तरीके से काम आगे बढ़ता है वो भी देखना होगा, लेकिन आज कई बड़ी सौगातें भी दी गई हैं, कई स्वीकृतियां भी सीएम की तरफ से हुई हैं और ये मंजूरी भी अपने स्तर पर बहुत बड़ी है और लगातार इसको लेकर जो डिटेल्स है वो भी आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार करवा रही रोडवेज के घाटे के कारणों की जांच। राज्य की सरकार रोडवेज के घाटे के कारणों की जांच करवा रही है, लेकिन वास्तव में अवैध बसों को बढ़ावा देने से बढ़ा रोडवेज का घाटा। अब इसमें एग्जैक्ट जो वजह बताई जा रही है, वजह यह है कि अवैध बसों को बढ़ावा देने से रोडवेज का घाटा बढ़ा है। परिवहन विभाग की लापरवाही से बढ़ रही अवैध बसों की संख्या और हाईवे वाले रूटों पर लगातार हो रहा निजी बसों का संचालन। वही रोडवेज बसों के परमिट हो रहे इन रूटों पर कम और दिल्ली रूट पर 2 साल पूर्व 35 वॉल्वो बसें थी संचालित, लेकिन वर्तमान में महज 8 से 10 बसें संचालित हो रही हैं। जयपुर से गंगापुर सिटी रूट पर रोडवेज की चल रही थी 50 से अधिक बसें, वही अब रोडवेज की मात्र 10 बसें संचालित हो रही हैं और इसी रूट पर 40 से ज्यादा प्राइवेट बसें संचालित हो रही हैं। निजी बसों का संचालन मुख्य रूटों पर बढ़ने से हो रहा रोडवेज को घाटा। जेडीए 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाएगा सड़कें। जहां जेडीए की ये योजना है कि 65 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाएगा। जेडीए द्वारा गणेश मंदिर चौराहे पर मैस्टिक डामरीकरण कार्य हेतु 32,65,000 रुपए, मालवीय नगर ए और डी ब्लॉक में सड़कों के नवीनीकरण हेतु 65,26,000 रुपए, जोन 2 के क्षेत्राधिकार में गणेश कॉलोनी और साथ में प्रतापनगर में कलवर्ट कार्य हेतु 14,97,000 रुपए, सुभाष नगर योजना में 80 फीट बीटी रोड के नवीनीकरण के लिए 77,12,000 रुपए और अलग अलग कार्यों के लिए 88,32,000 रुपए, पैच रिपेयर कार्य हेतु 97,38,000 रुपए, मुख्य सड़कों के नवीनीकरण के लिए 284,28,000 रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। जेडीए ने पूरी योजना तय कर दी है, क्या क्या राशि कहां पर लगनी है, कहां पर सड़कें बननी हैं और इन सड़कों में कितना खर्च आएगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, इसको लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और जल्द से जल्द इस पूरे कार्य को आगे बढ़ाने का काम जेडीए की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा। अलग अलग हिस्से चिन्हित किए गए हैं, अलग अलग दायरे बनाए गए हैं और वहीं पर इन सड़कों का विस्तार होगा। अब बात महंगाई की करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि थमी है। जी हां, महंगाई को लेकर हाहाकार था, लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि थमी है। आज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई वृद्धि नहीं हुई है। राहत की बात यह भी है, आज पेट्रोल की दर रही 92 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर और डीजल 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर की। व्हाट्सएप का अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर ऐलान।
साफ हो गया है। नई शर्तों को लेकर झुका व्हाट्सएप का अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर ऐलान है। क्या ऐलान किया गया वो आपको बताते हैं। नई शर्तों को लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसको लेकर व्हाट्सएप का झुकाव सामने आ गया। व्हाट्सएप किस तरीके से झुका बताते हैं। डेटा शेयरिंग पॉलिसी की डेडलाइन डाली और कंपनी 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी। प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर यूजर्स के बीच है कई सवाल, कंफ्यूजन, असमंजस की स्थिति, जिसके चलते इसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है ताकि यूजर्स को इसे रिव्यू करने और समझने के लिए थोड़ा समय मिल सके। विदेशों में रहने के मामले में भारतीय दुनिया भर में अव्वल है। जी हां, विदेशों में रहने के मसले में भारतीय दुनिया भर में अव्वल है। यूएस दुनिया भर के प्रवासियों की पहली पसंद है। यूएस भारतीयों की भी पहली पसंद है। साथ ही दुनिया भर के जो प्रवासी हैं उनकी भी पहली पसंद यूएस है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया, उसी रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 2020 में देश के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या है 1,80,00,000 और भारत के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब में। सन 2000 के मुकाबले 2020 में विदेशों में प्रवासी आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की असल वजह क्या है, इसको लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो प्रवासी बाहर रहते हैं अपने देश को छोड़कर, अपनी कंट्री को छोड़कर, उसमें सबसे आगे भारतीय हैं। दुनिया की सुर्खियां बना ट्रंप का कलंक रिकॉर्ड। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं या फिर ये खबर क्या है पूरी आपको बताते हैं। दुनिया की सुर्खियां बना ट्रंप का कलंक रिकॉर्ड। 20 जनवरी को अमेरिका को ट्रंप शासन से मिल जाएगी मुक्ति। अमेरिका इतिहास और दुनिया में ट्रंप का चेहरा खुद की बर्बादी के लिए रहेगा याद। और ट्रंप ने समर्थक विरोधी की सोच में अमेरिका को बाद देश की संस्थाओं पर लगाया प्रश्न चिन्ह। और साथ ही आलम यह रहा कि ट्विटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्रंप के अकाउंट बैन कर दिए। और इतना ही नहीं, अमेरिकी संसद में हुए हमले को लेकर ट्रंप ने एक बार भी नहीं की निंदा। और देश दुनिया में ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति जिसने सत्ता हस्तांतरण रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब ट्रंप पर महाभियोग चलना इतिहासजन्य घटना हमेशा याद रहेगी। बीएल जटावत ने दिया इस्तीफा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। बीएल जटावत ने इस्तीफा दे दिया, ये महत्वपूर्ण खबर है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। इसी पर मेरे से ऋतुराज शर्मा जुड़ चुके। ऋतुराज, क्या वजह रही इस्तीफे के पीछे, जरा बताएं विस्तार से। देखिए, हमने खुद उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने केवल एक वाक्य में ये अपना इस्तीफा देना कंफर्म किया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण रहा, तो उन्होंने बिल्कुल संपर्क हटा दिया और फोन कट गया। इसके बाद से लगातार संपर्क की कोशिश की जा रही है और वे फोन लगातार उनका व्यस्त आ रहा है। और लेकिन ये माना जा रहा है इस सबके पीछे जो हनुमान ने निशाना साधा था, जो भर्ती परीक्षाओं को लेकर, और जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा हाल ही में मुख्य सचिव से मिले थे और जिसके बाद बीएल जटावत को मुख्य सचिव ने से मुलाकात की और उसके बाद उन भारी नाराजगी जताई गई थी कि जो भर्ती परीक्षाओं में लगातार जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आई और जिस तरह से विवाद एक के बाद एक खड़े हुए हैं, खासतौर पर लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा हो या जेईई भर्ती परीक्षा हो और जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा, इन तीनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर अलग अलग तरीके से मामला जो है सस्पिशियस नजर आया और एससीबी ने जिस तरह से कार्रवाई की थी, इन सब तमाम बातों को लेकर जो भारी दबाव के बीच ये इस्तीफा दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, भर्ती परीक्षाओं को लेकर ही नाराज चल रहे थे और वजह यही मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही